आपने आज तक जितनी भी पढ़ाई की उसमें आपने ये तो जाना कि आदमी बंदर से इंसान कैसे बना, हिंदुस्तान से पाकिस्तान कैसे बना और नदी, नाला और आसमान कैसे बना। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने और खोजने की कोशिश की है कि आखिर हमारा हिंदुस्तान कैसे बना, जहां आज कई राज्य हैं, कई शहर हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, जिनकी भिन्न भिन्न तरह की बोली, भाषा और भोजन है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर एक वक्त ऐसा भी था जब हमारा इंडिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका एक ही हिस्सा हुआ करता था, जिसके दूर दूर तक एशिया जैसे किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो आखिर इतने सालों में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया तितर बितर हो गई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि आखिर हम कैसे एशिया का हिस्सा बने और कैसे हमने हिमालय की श्रृंखला को जन्म दिया। इसके अलावा उस अजीब सी प्राकृतिक घटना का भी खुलासा होगा जो हमारी जमीन के नीचे हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं जानना इंडिया का वो इतिहास जिससे आप और हम आज तक अनजान हैं। तो दुनिया को समझने के लिए हमें कुछ नहीं बल्कि बहुत साल पहले जाना होगा। यही कोई 20-30 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी मौजूदा परिस्थितियों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं था और सब कुछ लगभग एक जैसा था। मतलब ये कि दुनिया के नक्शे पर ना कोई देश और ना ही किसी देश की बाउंड्रीज। अगर कुछ था तो वो एकमात्र सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पेंजिया कहा जाता था, और पेंजिया के इर्द गिर्द हुआ करता था एक विशाल सुपर ओशियन जिसे पेंथालसा कहा जाता था। बताते हैं कि उस वक्त पेंथालसा इतना विशाल महासागर हुआ करता था कि दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी से ढका रहता था। वहीं पेंजिया में हर तरफ हरियाली हुआ करती थी और खुला आसमान रहता था। यहाँ 3 बार चीजें पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी और जीवन एक बार फिर से पनपना शुरू हो रहा था। भारी भरकम डायनासोर्स और उस जैसे कई जानवर यहाँ पर रह रहे थे। वहीं पानी में रहने वाले अलग अलग आकार के मगरमच्छ, शार्क, बीज, यहाँ तक कि कॉकरोचेस जैसे छोटे जीव भी पेंजिया में रहा करते थे और सब कुछ राजी खुशी हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रकृति वक्त के साथ बदलती रहती है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिना किसी बंधन के बंधा हुआ पेंजिया अचानक धीरे धीरे अलग होने लगा और वक्त के साथ इसके 2 टुकड़े हो गए, जिसके बाद 2 सब कॉन्टिनेंट बने। पहले सब कॉन्टिनेंट का नाम था लॉरासिया, जिसमें आगे चलकर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बनी। वहीं दूसरे हिस्से का नाम था गोंडवाना, जिसमें आगे जाकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बनी। अब जब पेंजिया टूटा और 2 सब कॉन्टिनेंट बने तो बीच में पानी की एक बड़ी खाई बन गई और जिसे नाम दिया गया टेथीस ओशियन। अब सवाल आता है कि इन सब की जानकारी कैसे हुई, क्योंकि उस वक्त तो इंसान का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ये सब दरअसल दुनिया के सामने काफी वक्त बाद आया। तो हुआ कुछ यूं कि 14वीं सदी तक दुनिया के 2 बड़े हिस्सों के बीच कोई संपर्क ही नहीं था। सिर्फ एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच कांटेक्ट था, क्योंकि एशिया और यूरोप की धरती भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अफ्रीका और यूरोप के बीच बस 14 किलोमीटर का ही फासला था। इसलिए एशियाई देश भारत का अफ्रीका से व्यापार 14वीं सदी से भी पहले से चल रहा था, वाटरवेज के जरिए। लेकिन यूरोपीय लोग उस वक्त भारत आने के लिए जल मार्ग तलाश रहे थे। ऐसे में इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की समुद्री रास्ते की खोज में निकलते हैं। लेकिन 1492 में कोलंबस की ये यात्रा भारत की जगह अमेरिका में जाकर खत्म हो गई और वो इसी रास्ते में पहले कैरेबियाई द्वीपों पर पहुंचे। इन द्वीपों को उन्होंने इंडीज नाम दिया, लेकिन जब पता लगा कि ये भारत नहीं है तो इस द्वीप समूह का नाम वेस्ट इंडीज कर दिया गया। लेकिन इससे बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। अमेरिका में खत्म हुई इस यात्रा से दुनिया को 2 नए महाद्वीपों का पता चला, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये उस शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। ऐसे में उस वक्त बहुत विचार विमर्श हुआ तो इन 2 नए महाद्वीपों के साथ नए नक्शे को बनाने का चलन शुरू हुआ, जिसमें डच नागरिक अब्राहम ऑर्टेलियस भी नक्शा बनाने वाले लोगों में शामिल हुए और 1564 में पहला नक्शा बनाया गया। लेकिन 1570 में कुछ सुधारों के साथ उन्होंने थिएट्रम ऑर्बिस टेरेरम नाम का एक नक्शा बनाया, जिसे फर्स्ट ट्रू एटलास इन द मॉडर्न सेंस कहा जाता है। जिसमें दिलचस्प बात यह है साहब कि इस नक्शे में उन्होंने सभी 7 महाद्वीपों को जगह दी थी। खैर 1596 में जब थोड़ी और ज्यादा खोज हुई तो अब्राहम ने नक्शे में एक और चीज नोटिस की। अब्राहम ने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप का
दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा एक ही जमीन के हिस्से के दो टुकड़े जैसे लगते हैं, और अगर इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए तो ये एक दूसरे के सांचे में फिट बैठते हैं। बिल्कुल कुछ वैसे जैसे टुकड़ों को जोड़ने वाली एक तस्वीर या फिर आकृति के पजल में ये देखा जाता है। ऐसे में उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि पहले ये दोनों महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े रहे हों और कुछ आपदाओं के कारण अलग हो गए हों, लेकिन वो अपनी इस थ्योरी पर ज्यादा काम कर पाते इससे पहले ही 1598 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर थियोडोर क्रिस्टोफ, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एंटोनियो पेलेग्रिनी एंड W.J. केओस ने अब्राहम की बात पर गौर किया और इसे आगे बढ़ाया, जिसमें केओस ने कहा कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप तीनों ही पहले एक महाद्वीप थे, लेकिन वो भी इस थ्योरी को साबित नहीं कर सके। ऐसे में कई सदियों तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन फिर 1880 में बर्लिन में जन्मे एल्फ्रेड वेंगर ने इस पर शोध करना शुरू किया। वो बर्लिन यूनिवर्सिटी से PhD थे और मौसम विज्ञान, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान में रुचि रखते थे। ऐसे में 1906 में वेंगर ने ग्रीनलैंड की यात्रा की, जहां उन्होंने भूविज्ञान से जुड़ी रिसर्च के लिए एक स्टेशन बनाया और 2 साल तक वहीं पर रिसर्च की। 1908 में उन्होंने मार्बर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू की और फिर 1911 में इसी रिसर्च पर एक पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर में अब्राहम की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए वेनेगर ने कहा कि दुनिया के सभी अलग अलग हिस्से एक जिगसॉ पजल की तरह हैं। इन सब हिस्सों को जोड़कर एक पजल पूरी बनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि दोनों अमेरिकी महाद्वीप अफ्रीका और यूरोप में पूरी तरह फिट बैठते हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका के एक हिस्से में फिट बैठते हैं। साथ ही उन्होंने बताया साहब कि धरती के अलग अलग हिस्सों पर मिलने वाले फॉसिल्स में भी सिमिलैरिटीज हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों हिस्सों पर बसे अलग अलग महाद्वीपों में भी कई भौगोलिक समानताएं हैं, जिसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम दिया। उनकी रिसर्च में महाद्वीपों में इस ड्रिफ्ट की वजह पृथ्वी के घूमने से पैदा हुए एक बल को माना गया है, और उन्होंने ही जिस बड़े हिस्से से ये सारे महाद्वीप अलग हुए उसका नाम पेंजिया दिया। लेकिन एज यू नो, दुनिया का एक नियम है साहब कि स्टार्टिंग में हर नई और अलग चीज हमें गलत ही लगती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ वेनेगर की पेंजिया थ्योरी को लेकर भी हुआ, जो दुनिया को इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन 1915 में ज्यादा ब्यौरे के साथ वेनेगर ने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस किताब में उन्होंने और भी गहनता के साथ बताया कि कैसे धरती के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी चट्टानें मिली हैं। अलग अलग महाद्वीपों पर मिले फॉसिल्स में भी समानता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से इंडिया ने नॉर्थ यानी के लॉरासिया के एशिया की तरफ बढ़ना शुरू किया, और कहा जाता है कि आज भी इंडिया काफी तेजी से एशिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। एक तरह से इन द सेंस ऑफ इंडिया का हिस्सा पाताल में घुस रहा है, जिस वजह से हिमालय की हाइट में भी चेंज आ रहा है। खैर, इस पर थोड़ी देर में आएंगे। तो कहा जाता है साहब कि उस वक्त इंडिया की जमीन के नीचे कुछ ऐसा हुआ था कि लिथोस्फेरिक रूट प्लूम की गर्मी से पिघलकर अलग हो गई और बाकियों के मुकाबले काफी हल्की रह गई, जिस वजह से ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले 4 गुना तेजी से बढ़ी और लॉरासिया के एशिया की तरफ बढ़ती चली गई और एक वक्त आकर भिड़ गई, जिसकी वजह से जबरदस्त कॉलिशन हुआ। और जब 2 जमीनें एक साथ टकराईं तो उबड़ खाबड़ जमीन पैदा हुई और पहाड़ों का निर्माण हुआ। अब जमीन के ऊपर तो हिमालय जैसे पहाड़ बने, लेकिन अंदर भी रहस्य बनते रहे। कहा जाता है कि भारत के एशिया से टकराने और हिमालय की श्रृंखला पैदा होने की घटना 5 से 6 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन यह भी साफ है कि श्रृंखला 1 या फिर 2 दिन में खड़ी नहीं हुई। इंडिया और एशिया की टक्कर के कई करोड़ों साल बाद धीरे धीरे करके हिमालय का जन्म हुआ। वही हिमालय जिसकी वजह से दुनिया की 22% दुनिया को पानी मिलता है, वही हिमालय जिसकी वजह से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट बना है। लेकिन कहा जाता है कि जब इंडिया एशिया से टकराया तो हमारी जमीन की सतह के नीचे का हिस्सा एशिया की प्लेट, जिसे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है, उसके नीचे सरक गया। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आज भी धीरे धीरे करके ये प्लेट एशिया के नीचे जाती चली जा रही है, जिसके दबाव से ये 2 टुकड़ों में बट रही है। इसे डिलैमिनेटेशन कहा जाता है। लेकिन ऊपरी हिस्सा यानी यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ उठ रही है, जिसकी वजह से हिमालय की हाइट 2.4 इंच प्रति वर्ष की रफ्तार से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इंडिया की प्लेट की इसी मूवमेंट की वजह से विनाशकारी भूकंप भी आ रहे हैं।
जैसे 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके लिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया की प्लेट ने कंट्रीब्यूट किया था। जैसे बताया गया है कि मेसोसॉर्स, जो कि एक तरह का पानी में रहने वाला जीव था और आज के सांपों का पूर्वज है, उनके फॉसिल साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में पाए गए। पर आज साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन खड़ा है और पूरे अटलांटिक ओशन को पार कर पाना मेसोसॉर्स के लिए नामुमकिन था। इसका मतलब साफ है साहब कि कभी ये दोनों देश एक ही हुआ करते थे और बाद में कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने से ये अलग अलग हो गए और तभी तो इस जीव के फॉसिल्स दोनों देश में पाए जा सके। इतना ही नहीं, ब्राजील के कोस्ट पर पाए गए एंशिएंट रॉक्स का मैच वेस्ट अफ्रीका में भी पाया गया। वैसे अगर आप ब्राजील और अफ्रीका का मैप उठाकर देखोगे और मिलाओगे तो समझ जाओगे कि ये भी एक दूसरे का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन जो वैज्ञानिक कारण विनेगर की थ्योरी में पुख्ता नहीं हो पाए वो 1950 के दशक में सामने आए, जब विज्ञान के विकास में मैग्नेटिक सर्वे नाम की एक तकनीक विकसित हुई। इसका इस्तेमाल धरती के अंदर की चीजों का पता लगाने के लिए किया जाता था। इससे जो थ्योरी निकल कर आई उसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का कहना था साहब कि पूरी पृथ्वी पर जमीन है, कहीं ये जमीन ऊंची है तो कहीं ये जमीन नीची है। नीची जमीन पर जहां पानी भरा है वहां समुद्र बन गए और अगर धरती से समुद्रों को हटाकर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी कुछ ही प्लेट्स में बटी हुई है। इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और ये वही प्लेट्स हैं जिनमें हलचल होने से भूकंप आता है। अगर इन प्लेट्स के नीचे देखा जाए तो पृथ्वी की परतें हैं जिनके नीचे लावा भरा हुआ है। ये लावा लाखों डिग्री तापमान का होता है। इस खौलते लावा के चलते इन प्लेट्स की स्थिति बदलती रहती है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए इसका अनुमान नहीं लग पाता। जब ये प्रक्रिया तेज होती है तो इसकी परिणति भूकंप के रूप में हो जाती है। जैसे 2011 में जापान में आए भयानक भूकंप के बाद वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन में चेंज दर्ज किया गया था। उधर 1937 आते आते दक्षिण अफ्रीकी भूविज्ञानी एलेक्जेंडर डुटॉइट ने 2 हिस्सों में टूटने वाली थ्योरी दी। इस थ्योरी के मुताबिक लॉरासिया से टूटकर 3 महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से। उधर गोंडवाना लैंड जब टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग हुई। इंडियन प्लेट्स अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी। यूरेशियन प्लेट मतलब जिस पर यूरोप और एशिया बसे थे। तो अब हमने ये जान लिया कि पेंजिया कैसे टूटा और कैसे गोंडवाना बना और पेंजिया थ्योरी सही है। लेकिन अब जो सवाल आता है साहब कि आखिर इंडिया गोंडवाना से कैसे अलग हुआ, तो ये जानने के लिए हमें 13 से 14 करोड़ साल पहले जाना होगा। यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के जियोडायनेमिस्ट डुवे वान हिंसबर्गन कहते हैं कि हमें अब तक नहीं पता है कि 2 महाद्वीप आपस में किस तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन ये बेहद डरावना और हैरान करने वाला है। अगर ये दरार तेजी से बढ़ी तो हिमालय में कई सारे भूकंप आ सकते हैं। उधर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट साइमन क्लेम्पर ने कहा है कि भारत की टेक्टोनिक प्लेट किसी कपड़े के टुकड़े की तरह है जिसके धागों को चारों तरफ से खींचा और धकेला जा रहा है। भूटान के नीचे सबडक्शन जोन है, यहीं पर चीजें पूरी होती नजर आ रही हैं। जमीन के अंदर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। वैसे धरती की दूसरी प्लेटें भी अलग अलग रफ्तार से बढ़ रही हैं। जैसे मध्य अटलांटिक में पड़ने वाली प्लेटें हर साल 10 से 40 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं प्रशांत महासागर में पेरू के किनारे मौजूद दक्षिणी अमेरिकी प्लेट 160 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रही है। मगर एशिया में सबसे बड़ा खतरा हीलियम 3 की निकासी का है, क्योंकि तिब्बत की कई जगहों पर ऐसे जल स्रोत हैं साहब जहां पर हीलियम 3 आइसोटॉप देखने को मिले जो जमीन के अंदर से निकल रहे हैं। ऐसा भारतीय प्लेट के मेंटल की ओर आ जाने से हो रहा है, क्योंकि भूटान के पूर्वी सीमा की तरफ भी हीलियम निकलने की घटनाएं देखने को मिली हैं। ये बताता है कि भारतीय प्लेट 2 टुकड़ों में टूट रही है। तो देखा आपने, हमारी दुनिया, हमारा देश कितनी मुश्किलों और सदियों के कठोर परिश्रम के बाद आज बन पाया है और आज भी इसमें कई तरह के बदलाव हो ही रहे हैं जिनका हम पर भी असर पड़ेगा। लेकिन ये प्रकृति का नियम है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लेकर आपकी प्रतिक्रिया भी जरूर जाहिर करें। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।